हाय गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीसी। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो यूसीसी है उसी को पूरा फुल फॉर्म बता देते हैं। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, क्या ये कहीं लिखा है या कहीं इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यानी जो डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है उसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे रिलीजन्स के लिए सेम है, यानी डाइवोर्स, मैरिज और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं ये सब ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन है उन सब के लिए सेम होंगे। यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा कि अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आपको सेम लॉ गवर्न करेंगे सिविल लेवल पे, यानी मैरिज के लेवल पे, डाइवोर्स के लेवल पे और इनहेरिटेंस के लेवल पे। तो जैसे हमें पता है कि अलग अलग धर्मों में शादियों के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत जो है बाईगैमी और पॉलीगैमी जो है बैन है, आप नहीं कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग जो है आप बाईगैमी, पॉलीगैमी कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए और सोसाइटी में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा सिविक बने और एक ज़्यादा जो सोसाइटी है वो बेटरमेंट की तरफ जाए। क्योंकि मोस्टली जो लॉज होते हैं वो डेरोगेटरी होते हैं। डेरोगेटरी मतलब कि वो लोग हैं उनके लिए खास नहीं होते हैं, जो रिलीजियस लॉज होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए ट्रिपल तलाक जो कि अब बैन हो चुका है, तो ट्रिपल तलाक में दिक्कत ये थी कि जो वुमेन है उसमें उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से सोसाइटी को बचाने के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो अब आप दोस्तों ये बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले लागू क्यों नहीं हुआ और अब लागू क्यों हो रहा है। तो उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है जिन्होंने ये लागू करा है, और पूरे देश में ये अभी तक वैसे लागू हुआ नहीं है। लेकिन टीपीएसपी में जो है ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब जिनको ऐसा देखा जाता है कि अगर जब स्टेट जो है, स्टेट यानी एक कंट्री जो है, जब वो कैपेबल हो जाए और वो ये डिसीजन लेने के लायक हो जाए, तब वो इन पॉइंट्स में जो है बात कर सकती है, यानी डिसीजन ले सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इम्प्लीमेंट होना इम्पॉसिबल था किसी भी स्टेट में, कंट्री तो बहुत दूर की बात है। तो उसे सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जब एक ऐसी कंडीशन बन जाए जब आप सोचें कि हाँ आप अब इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे उस टाइम पे डाला गया। उसे उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो उत्तराखंड स्टेट ने जो उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उन्होंने अपनी कंडीशन वगैरह देख के, सब देख के उन्हें लगा कि चलो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि वो उनका 2022 का जो इलेक्शन था उसमें भी उनका ये मेन मुद्दा था कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने उसमें मेजर मेजर जो है क्या पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले बात करी गई है बेटे और बेटी के लिए संपत्ति का अधिकार, यानी दोनों के लिए बराबर अधिकार दिया गया है। संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी होती है पेरेंट्स की, उसमें बेटे और बेटी, सन और डॉटर को बराबर अधिकार दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों इसमें ये कही गई है कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, यानी जो अफेयर से जिनका जन्म हुआ हो या फिर शादी से पहले जिनका जन्म हो गया हो और जो लेजिटिमेट नहीं है, उनको भी जो है प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार दिया जाएगा। यानी वो भी अब जो है अपने जो भी उनके पेरेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी के हकदार बन सकेंगे। दोस्तों, इसमें एक और बात कही है कि जो बच्चे सैरोगेसी के मेथड से होते हैं उनको भी बायोलॉजिकल बच्चों की तरह ही पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से बायोलॉजिकल बच्चों को अधिकार दिया जाता है, वही अधिकार जो है सैरोगेसी के थ्रू जन्मे हुए बच्चों को भी दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक और चीज़ जो है बहुत मेन बात जो है, एक नई बात जो कही गई है, वो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो है रजिस्टर करने को मैंडेटरी कहा गया है। अगर कोई भी जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उन्हें जो है अपना लिव इन रिलेशनशिप को जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसके लिए उन्हें फाइन और जेल दोनों हो सकता है। दोस्तों, जो यूसीसी जो है चाइल्ड मैरिज पे भी बैन लगाता है, और जो डाइवोर्स की प्रोसेस है उसके लिए भी उन्होंने एक यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाई है। यानी कोई भी रिलीजन होगा तो उसके लिए डाइवोर्स की प्रोसेस जो है सेम रहेगी। और इसमें जो है मैरिज की जो
एज बताई गई है वो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 रखी गई है। और साथ ही में जो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बताया गया है, यानी अगर कोई भी मैरिज जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जो है वैध नहीं माना जाएगा, यानी उसको लेजिटमेट नहीं माना जाएगा। पर दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स पे ये यूसीसी का जो लॉ आया गया है ये उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि उनके जो राइट होते हैं उनको बचाने का उनको हक है, तो इसलिए उनको जो है इसमें जो है रियायत दी गई, यानी उन पर ये लॉ जो है लागू नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या यूसीसी ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आज के टाइम पे नहीं भी ज़रूरी इसलिए है कि ये समानता लाता है और रिलीजन के ऊपर उठकर जो है ये आपके मैरिज और डाइवोर्स वगैरह के कंसेप्ट को जो है यूनिफॉर्मिटी देता है और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को जो यूनिफॉर्मिटी देता है। और जो आने वाले टाइम में जैसे इसमें जो है लिव इन रिलेशनशिप का जो है एक जिसमें बात कही है उसके बारे में लॉ जो बनाया गया है, ऐसे ही आने वाले फ्यूचर में जो है चेंजिंग सिनेरियो के साथ, मतलब आज जो है सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और बदलते टाइम के साथ बच्चों की जो आज बड़े हो रहे हैं उनकी सोच बदल रही है, तो कल कई चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिल सकती हैं जिनमें जो है बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी और शायद वो बदलाव जो है यूसीसी के थ्रू हम ला पाएंगे। और मेरे हिसाब से तो ये जो है होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो उसे जो है मेंटली और सोशली एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे जो है किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। तो जब आप जो है एक रिलीजियस प्रेशर में नहीं होते हैं या एक कल्ट में नहीं होते हैं तो आप एक अलग थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं जहाँ पे मतलब एक इक्वलिटी जैसी होती है लोगों में, और लोग जो है रिलीजन के बेस पे जो है चीज़ें नहीं करते हैं, वो इस बेस पे करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली कितना सही लग रहा है या सोशली वो चीज़ कितनी सही लग रही है। तो यूसीसी का कंसेप्ट जो है इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जो है जो एक कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसको जो है फुलफिल करने में भी हेल्प करेगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पार्ट है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई हार्म नहीं है। और आने वाले फ्यूचर में अगर ये कहीं और भी इम्प्लीमेंट होता है तो एक बहुत अच्छी बात होगी, और देश में अगर कभी इम्प्लीमेंट हो जाता है, शायद बात करी जा रही है जो क्या पता हो कभी, तो वो कंट्री के लिए अच्छा है। और जो वुमेन्स के राइट में जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो मतलब उनके कम होते हैं और उनको जो है झेलनी पड़ती हैं चीज़ें, जैसे इनहेरिटेंस की बात कर लें या तो लड़कियों को अधिकार नहीं मिलता है, तो कई लड़कियां जो है उनके हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, डाइवोर्स ले लेती हैं, तो उन्हें उनके पेरेंट के फैमिली में भी जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो ऐसी चीज़ों में जो है ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और मैं जानना चाहूँगी आपकी राय भी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं बस ये बोलूँगी कि पीसफुल रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी जितनी लाएं और अपने थॉट प्रोसेस को इक्वल बनाने की कोशिश करें। कोई प्रेजुड्यूस ना रखें किसी रिलीजन के लिए और किसी कम्युनिटी के लिए या किसी कास्ट या क्रीड के लिए, सबको इक्वालिटी से देखें और अपने आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।